नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूं आपके अपने चैनल आई एम राजलवाल्स पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो पिछले एक साल से हमारे देश में काफ़ी चर्चा में रहा है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन कर रहे हमारे किसान भाई हो या आमजन। आज ये विषय हमारे बीच में काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है और वो शब्द है MSP, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, सरकार किस प्रकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है, सरकार वर्तमान में किन किन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट क्या कहती है, और अंत में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कानून बनाने में क्या अड़चने हैं, सरकार को क्या समस्या आ रही है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। तो दोस्तों, CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, जिसे हम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, उसके अनुसार सन 2009 से CACP ने किसानों के बीच एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसानों के जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं किसानों के, उनको मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन यानी कि मार्केट में कीमतों की उतार चढ़ाव से बचाने के लिए कुछ निर्धारित फसलों पर एक निर्धारित मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट जो है वो किसानों के प्रोडक्ट्स पर डायरेक्टली गवर्नमेंट एजेंसी जो है परचेज करती है, और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट किसानों को देती है, और उनके उत्पाद जो है वो कम से कम उस प्राइस के ऊपर खरीदे जाते हैं। तो यानी कि यदि हम एक परिभाषा में करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक कीमत है जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज कुछ फसलों पर, कुछ निर्धारित फसलों पर डायरेक्ट जो है वो किसानों से खरीदने के टाइम पर किसानों को देती है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो हमारे किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट देना है, उनके बीच में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के जो एनवायरनमेंट है उसको हेल्दी बनाए रखना है, मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं उनसे किसानों को, उस स्ट्रेस से किसानों को बचाना है, और किसानों के बीच में एक हेल्दी एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट करना है। हमने चर्चा की कि आखिरकार MSP क्या होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि सरकार MSP का निर्धारण किस प्रकार से करती है, किन किन पॉइंट्स का सरकार ध्यान रखती है MSP का निर्धारण करने से पहले। तो दोस्तों, CACP, जिसे कि हम कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कहते हैं, उसके द्वारा कुछ बिंदुओं को निर्धारित किया गया है। उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए CACP जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसका निर्धारण करती है। उनमें पहला जो बिंदु है वो है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई कितनी है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यानी कि उस पर उत्पादन की क्या लागत आ रही है, उस प्रोडक्ट पर उत्पादन की कितनी लागत आ रही है। तीसरा आता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में जो है उस प्रोडक्ट की जो है उस क्रॉप की कीमतें क्या ट्रेंड कर रही है, कितनी कीमतें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कीमतें क्या ट्रेंड कर रही है। चौथा आता है हमारा इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, यानी कि अंतर फसलीय समता मूल्य। उसके बाद आता है पांचवा बिंदु जो है वो हमारा है टर्म्स ऑफ ट्रेड्स बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, दोनों सेक्टर्स के बीच में ट्रेड के क्या टर्म्स है। उसके बाद अगला बिंदु आता है कि इफेक्ट ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ MSP ऑन कंज्यूमर्स, जो हमारा कंज्यूमर्स है उन पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि MSP लगाने से जो कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर्स के ऊपर जो है उसका क्या असर आएगा। और जो अंतिम बिंदु है वो है कि जो MSP है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कम से कम 50% होना चाहिए।
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद जो है हमारा जो CACP है वो MSP का निर्धारण करता है। उसके बाद इन 7 बिंदुओं को ध्यान में रखने के बाद CACP एक डिटेल्ड सर्वे फॉर्म तैयार करती है। इस सर्वे फॉर्म्स को जो है वो CACP डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजती है, जो फार्मर्स ग्रुप्स हैं उनको भेजा जाता है, कंसर्न मिनिस्ट्रीज है उनको भेजा जाता है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भेजा जाता है, और इवन जो CACP है वो खुद से फील्ड में जा कर के और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेती है। जानकारी लेने के बाद CACP जो है वो एक अपना रिपोर्ट तैयार करती है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद CACP जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस रिपोर्ट को कंसर्न मिनिस्ट्रीज को भेजती है और मिनिस्ट्रीज से उस पर कंसर्न मिनिस्ट्रीज के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजती है। उसके बाद जो है कंसर्न मिनिस्ट्रीज के पॉइंट्स उस पर लिए जाते हैं कि भाई आखिरकार आपकी क्या राय है, जो CACP की रिपोर्ट्स तैयार हुई है उसके ऊपर आपकी क्या राय है। उसके बाद जब कंसर्न मिनिस्ट्रीज का जब व्यू आ जाता है तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CACP की रिकमेंडेशन पर ये MSP का निर्धारण करती है। तो दोस्तों ये हुआ कि इस प्रकार से जो है CACP MSP का निर्धारण करती है। दोस्तों हमने ये चर्चा की कि MSP क्या होती है और MSP का निर्धारण सरकार किस प्रकार से करती है। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में सरकार किन किन फसलों पर MSP दे रही है। तो दोस्तों वर्तमान में सरकार टोटल 22 फसलों पर MSP देती है और उसके अलावा जो हमारा शुगर केन है उस पर फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यानी कि उचित एवं लाभकारी मूल्य देती है। 22 फसलों में आती है पहले नंबर पर हमारी सीरियल क्रॉप्स, जिनमें आता है हमारा राइस, व्हीट, बार्ले, बाजरा, ज्वार एंड रागी क्रॉप्स। उसके बाद आती है हमारी पल्स क्रॉप यानी कि दालें, जिनमें आता है हमारा ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द और इसके बाद आती है हमारी तिलहनी क्रॉप्स यानी कि ऑयल सीड क्रॉप्स, जिनमें आती है हमारी ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, मस्टर्ड, सोयाबीन, तोरिया, सिसमम, सनफ्लावर, सेफ्लावर एंड नाइगर सीड्स। इसके अलावा हमारी 3 क्रॉप जो है 3 कैश क्रॉप्स हैं, जिनमें हमारा है रॉ कॉटन, रॉ जूट एंड FRP जो कि हमारा शुगर केन पर दी जाती है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इस प्रकार से वर्तमान में सरकार 22 फसलों पर जो है हमारे MSP दे रही है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट थी जो उन्होंने सबमिट की थी MSP के ऊपर, उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट पर क्या कहा था। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो कि देश के जाने माने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, उन्होंने 5वें एग्रीकल्चरल कमीशन की रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को अपनी सबमिट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसमें उन्होंने ये कहा था कि देश में MSP के निर्धारण के लिए वर्तमान में जो एक पैमाना यूज किया जा रहा है उसकी जगह जो MSP के निर्धारण के लिए जो पैमाना यूज किया जाना चाहिए वो एक ब्रॉडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि अधिक व्यापक होना चाहिए। और उनके अनुसार जो हमारे किसान हैं उनके लिए जब MSP का निर्धारण होता है तो उसमें निर्धारित करते समय कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में लगने वाली जितनी भी जो कीमतें हैं, फसल उत्पादन के लिए जितना भी जो चार्जेस लगते हैं, उन सब चार्जेस को जो है सरकार को सम्मिलित करके और उसके बाद MSP का निर्धारण करना चाहिए। और ये जो MSP है वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की कम से कम 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब का कहना था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लगने वाली सभी कीमतों को मिलाकर के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा तो MSP जो है वो उससे कम 50% से ज़्यादा होना करेंगे। जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि आखिरकार MSP पर कानून बनाने में हमारी सरकार को क्या अड़चने आ रही है या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसा कि दोस्तों ये हमने कहा कि यदि MSP के ऊपर सरकार जो है संसद में कानून पास करती है तो इसका मतलब होगा कि राइट टू MSP, यानी कि जो भी हमारे किसान हैं वो जब भी अपने उत्पाद मार्केट में लेकर के जाएंगे तो उस उत्पाद को जो है चाहे वो खरीदने वाली कंपनी हो, चाहे सरकारी एजेंसीज हो, चाहे व्यापारीज हो,
जब भी उस प्रोडक्ट को वो खरीदेंगे तो उस प्रोडक्ट को उनको एमएसपी पर ही खरीदना पड़ेगा, और यदि वो एमएसपी से कम पे खरीदेंगे तो ऐसे में हमारे जो किसान भाई हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास उस समय कोर्ट में जाने का अधिकार रहेगा विधेयक बनने के पास। तो सरकार हमारी, हो सकता है, ये मेरा अपना मत है कि हो सकता है कि सरकार कोर्ट में बढ़ते हुए मामलों को रोकने के हिसाब से ये सोच रही है कि भाई एमएसपी पर कानून की बजाय एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जो किसानों के लिए भी उचित हो, सरकार के लिए भी उचित हो, और साथ ही साथ जो हमारे खरीदने वाली एजेंसियां हैं उनके लिए भी। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि वर्तमान में हमारी सरकार जो है हमारे किसानों को फर्टिलाइजर्स के ऊपर, हमारे इक्विपमेंट्स जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स है उनके ऊपर और अन्य कई चीज़ों में जो है वो सब्सिडीज दे रही है, जो कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष के आसपास है। अब ऐसे में यदि सरकार जो है सब्सिडी भी जारी रखती है और एमएसपी पर भी जो है हमारे प्रोडक्ट्स खरीदती है किसानों के, तो ऐसे में सरकार को डबल जो है चार्ज होगा, और ऐसा विश्व की किसी दूसरी इकोनॉमी में नहीं है। तो हो सकता है कि भाई ऐसे में फिर यदि हमें कानून बनाना है तो इन जो प्रोडक्ट्स पे जो हम सब्सिडीज दे रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई सरकार को वो वापस भी लेनी पड़ सकती है। तो इसलिए सरकार सोच रही है कि भाई कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जो सभी के लिए उचित हो। जैसा मैंने पर जो लागू करने में जो अड़चने आ रही है, उस पर तीसरा जो मेरा मत है वो ये है कि देश में अभी जो वर्तमान में जो उत्पादन है वो बहुत है, और सरकार हमारे जो पीडीएस सिस्टम है उसको पूर्ति के लिए और एक बफर स्टॉक के लिए ही एमएसपी पर खरीद करती है। और जैसा कि एक रिपोर्ट के हिसाब से वर्तमान में सिर्फ देश के 6% किसान ही एमएसपी पर अपने प्रोडक्ट्स बेच पाते हैं, और उनमें भी ज़्यादातर जो किसान हैं वो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अब है क्या कि यदि एमएसपी पर वर्तमान में सिर्फ 23 फसलों को सरकार खरीद रही है, अब यदि एमएसपी का कानून आ जाता है तो सरकार को जो दूसरी फसलें हैं वो भी एमएसपी पर खरीदनी पड़ेगी। और एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में जो हमारी सरकार है उसकी जो सालाना जो इनकम है वो 16.5 यानी कि 16.5 लाख करोड़ रुपीस है। और यदि एमएसपी पर सरकार सारी कीमतों पर, एमएसपी पर सारी फसलों को खरीदती है, तो उसके लिए सरकार को एक मोटे अनुमान पर लगभग 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में ये हो सकता है कि भाई सरकार के पास में फंड कहाँ से आएगा, सरकार एमएसपी पर किसानों के जो प्रोडक्ट्स है उनको कहाँ से खरीदेगी। इसके अतिरिक्त मेरा ये मत है, और अन्य कई एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे, वो ये भी कहते हैं कि यदि हम एमएसपी पर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जैसा हम कहते हैं कि भाई जब लोगों का डीए बढ़ता है तो उससे मार्केट में इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में तेज़ी आती है, क्योंकि मार्केट में पैसे का फ्लो होता है। तो जो हमारे कई एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो देश है वो 60% आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि पर आधारित है। तो ऐसे में यदि हम एमएसपी पर किसानों के उत्पाद खरीदते हैं तो किसानों के हाथों में ज़्यादा पैसा जाएगा, और जो है वो पैसा फिर से लौट करके मार्केट में आएगा, और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेजी आएगी। ऐसा कई जो कृषि अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी मानना है। तो दोस्तों, अंत में मेरा विचार ये है कि किसान भाई भी हमारे देश के अन्नदाता हैं, वो भी हमारे हैं, सरकार भी हमारी है, और जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो भी हमारे हैं। हमें ज़रूरत है तीनों जो हमारी एजेंसीज है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे अन्नदाता हो, या चाहे हमारी परचेजिंग जो एजेंसीज है, तीनों के बीच में एक सामंजस्य की हमें ज़रूरत है। एक ऐसा सामंजस्य बैठाना चाहिए जो देश में हमारे किसानों के बीच बढ़ रहे स्ट्रेस को, किसानों की बढ़ रही आत्महत्याएं जो सुसाइड्स फार्मर्स की बढ़ रही है, उसको कम करने में सहायक हो। सरकार किसी प्रकार से मजबूर ना हो, किसान भाई किसी प्रकार से मजबूर ना हो, और जो हमारी परचेजिंग एजेंसीज है वो किसी प्रकार से मजबूर ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो सभी के लिए लाभकारी हो। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का विचार। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ, एक नई चर्चा के साथ, जो कि उपयोगी होगी किसानों के लिए, कृषि शोध से जुड़े हुए छात्रों के लिए और कृषि वैज्ञानिकों के लिए।
तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।